हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो ये वीडियो आज मैंने किसी चैप्टर के ऊपर नहीं बनाया है। ये जो वीडियो है ये मैंने 12th के बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर पे बनाया है, जो कि लास्ट ईयर के 2019 के ऑफ बायोलॉजी के। मैं आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगी और नेक्स्ट सेक्शंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने की मोटिवेशन मिले। स्टार्ट द वीडियो। Now the first question of section A is British geneticist R.C. Punnett developed a graphical representation of a genetic cross called Punnett square. Mention the possible result this presentation predict of the genetic cross carried. तो as we have learned in the principle of inherited genetics में कि जब हम लोग पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो जो पनेट स्क्वायर होता है वो जनरली ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स को कंटेन करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। जब भी आप पनेट स्क्वायर बनाते हो उसमें देखना जितने पॉसिबल जीनोटाइप्स आउटकम्स पॉसिबल हैं वो सारे रहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is state the two principal outcomes of the experiments conducted by Louis Pasteur on origin of life. तो origin of life के पे जो लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके दो आउटकम्स थे। मतलब तो उन्होंने क्या किया था, एक स्वॉन नेक फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट किया था मीट फ्लॉथ के साथ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, जब उन्होंने कंटेनर में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं जा पा रहा था तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हुआ। जैसे कंटेमिनेशन पहुँचा, कोई लाइव पार्टिकल पहुँचा तो वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ शो किया था। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो ये आपका पहला पॉइंट होगा। इसमें दो प्रिंसिपल आउटकम्स पूछा है। तो पहला आपका आउटकम होगा दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जिसको उन्होंने टर्म दिया बायोजेनेसिस। नाउ द सेकेंड आंसर विल बी कि डिसमिस और डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि कॉन्सेप्ट है वो भी लाइफ ऑफ ओरिजिन का। इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्टिकल्स, दैट नॉन लिविंग पार्टिकल्स लाइक मड, वाटर एक्सेट्रा। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया उन्होंने और उन्होंने दिया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो ये दो आपको आउटकम्स लिखना है, वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स का है, दोनों में हाफ ऑफ मार्क्स मिलेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज एसोसिएटेड विथ गुड ओजोन। तो एटमॉस्फेयर हैज़ मेनी लेयर्स एज वी नो, like 4 to 5 layers. We know that is troposphere, stratosphere, exosphere, thermosphere, exosphere, etc. Above the troposphere there is a stratosphere layer which contain the ozone layer. That's why good ozone zone क्या कहाँ पे होगा, कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो वो आपका होगा स्ट्राटोस्फेयर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 में आपके दो ऑप्शंस थे। तो mention the term used to describe a population interaction between an orchids growing on a forest tree। तो ये जो क्वेश्चन है आपका उस चैप्टर से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। वहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा कुछ टर्म्स लाइक जो इंटरेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स के लिए कुछ टर्म्स पढ़े होंगे आप लोग, जैसे म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म, अमेनलिज्म, लाइक दैट। तो ये जो रिलेशनशिप है दिस विल बी अ कम्युनलिज्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दो पर्सन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें एक पर्सन जो होता है वो बेनिफिटेड होता है एंड अनदर वन इज नॉट अफेक्टेड। तो एक को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, और एक जो है वो बेनिफिटेड होता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल था, जिस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग को बोल रहा है दैट इज ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन अ फॉरेस्ट ट्री। तो जो ऑर्किड्स होता है वो जनरली फॉरेस्ट ट्री पे ग्रो करता है, तो उससे उसको पहली बात तो सपोर्ट मिलता है, बेनिफिटेड। सेकेंड, उसको और हाइट मिलता है जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जो सनलाइट है वो एब्जॉर्व कर पाता है, तो उसके फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है। बट जो ट्री है जिस पे ये ग्रो कर रहा है उसको इससे कोई भी बेनिफिट या कोई भी हार्म
नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर फ्लॉक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जब सीवेज ट्रीटमेंट करोगे तो आप उसमें 3 स्टेजेस आते हैं, दैट इज़ फिजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ केमिकल ट्रीटमेंट। तो जो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें जनरली फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। देन आता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज भी बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है जिसको हम लोग बायोलॉजी पार्ट भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं इसलिए। और जो लास्ट वाला होता है केमिकल वाला ट्रीटमेंट, वो जनरली हमेशा यूज़ नहीं होता है। जब सीवेज उसको हम लोग रिसाइकल करके जो उसका वाटर है उसको हमको यूज़ करना है एज अ ड्रिंकिंग पर्सन, तब ये लास्ट स्टेप जो कि केमिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग क्लोरीनेशन वगैरह यूज़ करके उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ तक के लिए प्योर बनाते हैं। अदरवाइज सीवेज ट्रीटमेंट में जनरली फर्स्ट स्टेप दैट इज़ फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही यूज होता है। तो बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि वाटर फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स क्या होता है? तो फ्लॉक्स आर जनरली the masses of bacteria which is associated with the fungal filaments। तो mesh like का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज अ और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट एनी 2 places where methogens can be found। तो methogens can be found in numbers of places, like in the gut, rumen, gut of the cattle, rumen of the cattle, stomach of the cattle। ये तो सेम ब्लड हो गया। फिर आपका हो गया बायोगैस प्लांट में, राइस के फील्ड में, फ्लडेड एरिया में, आपका एरोबिक बायो रिएक्टर्स जो होता है वहाँ पे। तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। जनरली आपको 2 places लिखना है, तो इतने सारे में से आप एनाएरोबिक स्लज, सॉरी बायोरिएक्टर ने एनाएरोबिक स्लज, तो आप इसमें से कुछ भी मेंशन कर देना, कोई भी 2। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एट व्हाट स्टेट डज द meiosis occur in an organism exhibiting haploidic life cycle and mention the fate of the product that produced। ओके, मियोसिस जो सेल डिवीजन है उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें जो गैमीट का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो कब होगा कि उसके लाइफ साइकिल जो होगा वो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हो। तो अगर जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद उसमें मियोसिस होता है तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल हो जाता है। तो ये होगा। और जो बन रहे हैं प्रोडक्ट, जो भी आ रहे हैं बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, क्वेश्चन क्या था, दैट इज़ फेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो फेट ऑफ द प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो फेट होगा वो हैप्लॉइड होंगे। दैट मीन्स अगर जाइगोट बना था 2n का, उसमें मियोसिस हुआ तो देन nn, समझ रहे हो ना। डिप्लॉइड के लिए 2n यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाएगा, तो उसके लिए उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलेंगे। अब जो भी बन रहा है ऑर्गेनिज्म बनेगा तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर कोई स्पोर्स बन रहा था तो हैप्लॉइड स्पोर्स, लाइक दैट। नाउ मूव टू द सेक्शन बी। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, इसके 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए। अब हम लोग मूव करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस है, 6 to 7 क्वेश्चंस है, और कुछ और वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, और ये 2 marks ईच है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी of section B is, that is question number 6 is, you are conducting artificial hybridization on papaya and potato. Okay, which one of them would require the step of emasculation and why? However, for both you will use the process of bagging. Justify giving one reason. तो पोटैटो जो होता है वो जनरली बाइसेक्सुअल होता है, आई मीन टू से मोनोइशियस, यानी कि एक प्लांट पे उनके दोनों फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उन लोगों को बाइसेक्सुअल कहा जाता है। और जो पपाया होता है वो होता है डायोशियस, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल, एक पेड़ में एक ही फ्लावर होंगे, मतलब मेल पेड़ अलग होगा, फीमेल फ्लावर वाले पेड़ अलग होंगे। तो व्हाट इज़ इमैक्सक्यूलेशन? अगर हम लोग को इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो यानी एक का मेल एक का फीमेल लेना होगा, तो यानी कि आपस वाले नहीं कर पाएंगे। तो इमैक्सक्यूलेशन प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ एंथर, फीमेल को
मेल वाले पार्ट को। तो ऑब्वियसली हम लोग जो इमैस्कुलेशन है वो पोटैटो में करेंगे क्योंकि उसमें दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, तो उसके मेल वाले फ्लावर को रिमूव करेंगे, फिर पपाया वाले मेल के साथ इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। दैट्स वाई। तो इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर। तो जो पोटैटो है वो क्योंकि मोनोएशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल है, दैट्स वाई उसमें ये होगा इमैस्कुलेशन। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज how would the gene flow and genetic drift affect the population in which either of them happen to take place? Okay. तो जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो अगर किसी एक पॉपुलेशन से कुछ पॉपुलेशन चला जाता है या किसी पॉपुलेशन में चला जाता है तो इससे क्या होता है, जीन का फ्लो हुआ, वहाँ पे जीन अलग आए, यहाँ से जीन चले गए, इससे से जीन का फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी यही होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर दो प्रोसेस आते हैं, जैसे एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट और एक होता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, वही होता है कि स्मॉल अमाउंट, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल कहीं और चले जाते हैं, यहाँ स्मॉल अमाउंट बच जाता है, तो इसके पास जेनेटिक कम हो गया तो कुछ दिन में ये डेवलप कर जाएगा, और वो जहाँ नए एरिया या नए लोकेशन पे चले गए तो जब वहाँ गए तो वो वहाँ के हिसाब से एडेबिलिटी करेंगे, तो वहाँ के भी जीन्स एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस आएंगे। और बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे हो गया फ्लड या किसी के अर्थक्वेक, इस वजह से क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होता है वो डिस्ट्रॉयड होकर बहुत लेस बचता है, तो इसमें भी जीन जो एक्सप्रेशन से उसका रिडक्शन होता है। तो जब जीन्स में रिडक्शन या कुछ होगा तो उसकी वजह से वेरिएशन होगा तो वो दैट इज़ अ कॉज ऑफ इवोल्यूशन, तो यही चेंजेस आता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द role of V lymphocytes and T lymphocytes in generating immune response. Okay. So B lymphocytes and T lymphocytes are a type of lymphocyte that is WBC white blood cell. तो B lymphocytes जनरली क्या होता है, वो एंटीबॉडीज बनाता है और T lymphocytes B lymphocytes को हेल्प करता है इन मेकिंग एंटीबॉडीज। तो यही डिफ्रेंशिएट है दोनों के बीच में, यही डिफरेंस है। एक है वो एंटीबॉडी बनाता है, दूसरा उसको बनाने में हेल्प करता है। तो हु इज द प्रोड्यूसर? द प्रोड्यूसर इज द B lymphocyte एंड हु इज द हेल्पर? दैट इज T lymphocyte. Now move to the next question. Next question is the or part of question number 8 and that is principle of vaccination is based on the property of memory of the immune system. Taking a suitable example justify the statement. ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि वैक्सीन जो होता है जब हम लोग दिया जाता है तो वो जैसे मान लीजिए आपको पोलियो का वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो जो हम लोग को दिया जाता है वो दैट इज़ अ पोलियो वायरस, और जिसको हम लोग बैक्टीरिया वायरस जो भी हम बोले तो वो उस डिजीज़ का वही होता है, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट और वीकेंड फॉर्म में दिया जाता है ताकि वो वायरस को, ताकि जो आपकी जो बॉडी हो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ले। और वो 2 to 3 टाइम्स और 4 टाइम्स इसलिए दिया जाता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि जो हमारा सेल है वो उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट कर ले, ताकि जब भी हमारा काउंटर उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो, पैथोजन से हो, तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके हमें प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उसको बार बार दिया जाता है। मतलब ताकि तो ये BT सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ताकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में उन्हें हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ टोटिपोटेंसी एंड सोमा क्लोन्स in raising healthy banana plant from virus infected banana plants. Okay, बस टोटिपोटेंसी और सोमा क्लोन्स का डेफिनेशन लिखना है, दैट्स इट। तो व्हाट इज अ टोटिपोटेंसी? तो टोटिपोटेंसी को आप बोल सकते हो लाइक इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेरिस्मेटिक टिश्यू टू ग्रो द होल मेच्योर प्लांट फ्रॉम अ टिश्यू। इसको फ्रॉम अ टिश्यू कल्चर, और इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तो बनाना ऐसे ग्रो किया जा सकता है फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। और सेकेंड इज सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स होता है जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग सोमा क्लोन्स बोलते हैं। Now move to the next question, that is question number 10. How is the continuous culture system maintained in the bioreactor and why? Continuous culture system जो है बायोरिएक्टर में वो ऐसे यूज़ किया जाता है। There is a 2 outlet
from one outlet the used medium is get out and from the another the fresh medium and to help because it's produce larger biomass with high yielding property. That's why it is used. Now move to the next question, that is question number 11. List any 4 ways by which GMO have been useful for enhanced crop output. GMO क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो क्यों क्वेश्चन क्या था कि 4 वेज बताना है, लिस्ट यानी 4 वेज, क्योंकि क्यों ये GMO यूज़फुल होता है क्रॉप के आउटपुट को इन्हांस करने के लिए. तो बहुत सारे मैं कुछ बता रही हूँ जिसको आप चाहो तो उसमें से 4 वेज लिख सकते हो. नंबर 1 कि जो भी क्रॉप प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही हाई ईल्ड होगा, रेजिस्टेंट फ्रॉम द एबायोटिक फैक्टर, कोल्ड, हीट, टेम्परेचर, दिस केमिकल रेजिस्टेंस होगा, प्रेसिसाइज, रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी रिड्यूस करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है प्लांट को ऑब्जॉर्व करने का मिनरल्स को. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. Mention 4 significant services that a healthy forest ecosystem provide. Healthy forest क्या प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम को? इसके बहुत सारे पॉइंट्स, आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो. एयर को प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट देता है, फिर आपका सॉइल को फर्टाइल बनाता है, फिर मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को, बहुत सारे सोशल, एथिकल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होते हैं, फिर इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है. दैट्स ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट, एंड दैट इज़ substantiate with the help of one example, that is that in an ecosystem mutualists tend to co-evolve and are also one of the major cause of biodiversity. Okay. तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल ऑफ अ टू स्पीसीज. तो इसमें क्या होता है? बोथ गेट बेनिफिटेड, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है. तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फीमेल वास्प स्पीसीज एंड द फ्रूट ऑफ फिग. तो क्या होता है कि दोनों बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे से. जैसे कि जो वास्प होता है वो अपने एग को ले करता है फिग फ्रूट में, इस तरह से बेनिफिट होता है. और सेकेंडली जो है वो जो डेप्लिविक सीड होते हैं फ्रूट को, उसको यूज़ करता है फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा. दैट इज़ 2. एंड उसको क्या होता है, जो फिग फ्रूट है उसको क्या बेनिफिट होता है? तो वो पॉलिनेट करता है उसके इन्फ्लोरेसेंस को, तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है और उसको भी बेनिफिट हो रहा है. तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कैसे? क्योंकि बोथ आर डिपेंडेंट ओवर ईच अदर. अगर उसमें से एक भी स्पीसीज लॉस्ट होता है तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अगर फिग एक्सटिंक्ट हुआ तो वास्प एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अगर वास्प एक्सटिंक्ट हुआ तो फिग एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होता है उसमें इस तरह से रोल प्ले करता है. तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. अगर आपको लगता है ये किसी को हेल्पफुल हो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ सेक्शन सी और सेक्शन डी को डिस्कस करूं या ना करूं, अगर ये आपको हेल्पफुल हुआ ये वीडियो या नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.